हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा था एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में हमारा चल रहा था एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस, जो लास्ट लेक्चर में हम दो कर चुके हैं और उससे पहले एक स्टॉकहोम 2001 वाली कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 और कोकोयो डिक्लेरेशन 1974। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987। जो ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट है, ये कब प्रकाशित हुई थी? 1987 में प्रकाशित हुई थी। इसका आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम है आपका अवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम है इसका? अवर कॉमन फ्यूचर इसका क्या है? आधिकारिक नाम है। जो ये रिपोर्ट है आपकी ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट, ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो आपकी WCED है, इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो देखो इसके आयोग का नाम क्या है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो आपका WECD है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस आयोग की जो घोषणा की थी, या ये कह सकते हो इस आयोग की अध्यक्षता वो किसने की थी? वो की थी आपकी ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड ने, जो आपके नॉर्वे के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने की थी। किन्होंने की थी? ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड ने की थी। तभी इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? अवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य। किस वर्ष आई थी? 1987 में आई थी। इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड ने की थी, जो आपके नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। ठीक है, कौन? ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। और इन्हीं के नाम पे क्या है? आपकी ब्रुटलैंड रिपोर्ट है। जो हमारी ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट है, इसका काम क्या है? पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के संतुलन की अवधारणा को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए ये आपकी रिपोर्ट बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी? पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, और आपका जो डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बीच में संतुलन यानी कि एक समन्वय स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर इसको स्थापित किया गया था। जो हमारे और इसका गठन कब हुआ था? गठन भी याद रखना। देखो इसका प्रकाशित कब हुई थी? 1987 में तो इसको प्रकाशित किया गया था, इस घोषणा को। लेकिन इसका गठन कब हुआ था? 1983 में गठन किया गया था। किसके द्वारा? हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसका गठन कब किया गया था? 1983 में किया गया था। जो हमारी ये रिपोर्ट है ब्रुटलैंड रिपोर्ट, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? व्हाई वाज द रिपोर्ट नीडेड? क्या जरूरत पड़ी थी हमें इस रिपोर्ट की? तो देखिए, जो हमारा 70-80 का टाइम पीरियड था, यानी कि 1970-80 का जो दशक था, इसमें ना हमारे पूरे वर्ल्ड के सामने कुछ गंभीर समस्याएं थी। जैसे भाई डिफोरेस्टेशन हो रहा था, वनों की तेजी से कटाई होती जा रही थी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा था, औद्योगिक प्रदूषण फैलता जा रहा था, जलवायु और मृदा में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ चुका था। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनका अत्यधिक दोहन स्टार्ट हो रहा था। और हमारी पॉपुलेशन भी क्या कर रही थी? बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है तो ऑब्वियस बात है रोजगार कम होंगे। अगर रोजगार कम हो रहा है तो गरीबी बढ़ेगी। और ये जब महसूस किया गया, भाई वनों की कटाई हो रही है, औद्योगिक प्रदूषण फैल रहा है, बढ़ती जनसंख्या और गरीबी बढ़ रही है, भाई प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, जलवायु प्रदूषण, ये सब चीज़ फैल रही है, तो ये ऐसा फील किया गया कि यदि विकास इसी प्रकार चलता रहा तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं बचेंगे। तो इस वजह से ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई। और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण और विकास का संतुलन करना, भावी पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना, वैश्विक पर्यावरण समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान करना और गरीब देशों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इसमें एक बात की गई थी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जो आपकी ब्रुटलैंड रिपोर्ट है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन ही क्या है? हमारे सतत विकास की परिभाषा है इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन आपके ब्रुटलैंड रिपोर्ट की। यानी कि इसने ये कहा कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न हो। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी ब्रुटलैंड रिपोर्ट है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन ही क्या है? हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देना। इन्होंने बात की कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, दिस इज
the development that meets the needs of the person without compromising the ability of future generations to meet their own need। यानी कि सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं का इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न हो। यानी कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ऑन नीड। मतलब सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किया। और आपके एग्जाम में ज़्यादातर यही आपसे पूछा जाता है, यही डेफिनेशन। सतत विकास के दो तत्व थे जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसके दो एलिमेंट्स थे। एक तो आपकी थी नीड, जिसको हम बोलते हैं आवश्यकता। ये सबसे कोर एलिमेंट्स हैं इसके ब्रेटलैंड रिपोर्ट के कोर एलिमेंट्स। कौन से आपके? एक तो नीड और एक हमारी लिमिटेशन। ये क्या है? ये कोर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक आपकी नीड्स, दूसरी आपकी सीमाएं, यानी कि आवश्यकता और सीमाएं। आवश्यकताएं विशेष रूप से जैसे गरीब वर्ग की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, यानी कि बेसिक नीड जो भी आपकी डेली यूजेस की चीज़ है, भोजन, पानी, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा। दूसरी लिमिटेशंस, यानी कि जो सीमाएं हैं, पर्यावरण की सहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी पर काम करना, तकनीकी और सामाजिक संगठन की सीमाएं बना के रखना। जो हमारी ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट थी, इसकी कुछ उद्देश्य थे, कुछ अवधारणाएं थी। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो जैसे भाई आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के संतुलन को बढ़ाना, पीढ़ियों के बीच समानता लेके आना, इंटीग्रेशनल इक्वालिटी लेके आना, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और सामाजिक और आर्थिक समानता करना। यही क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, इसकी अवधारणा थी। क्या थी? पीढ़ियों के बीच में समानता, यानी कि वैश्विक सहयोग बढ़ाना, इंटीग्रेशनल इक्वालिटी या इक्विटी, वर्तमान समाज की समानता, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी इज अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसको कम करना और संसाधनों का सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना। यही क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव्स कह लो, अवधारणाएं कह लो। अब यहाँ पे ना इसके कुछ पर्यावरणीय मुद्दे थे। कौन से पर्यावरणीय मुद्दे थे? अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल्स की, तो आपकी जो ये रिपोर्ट थी ना, इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि यही इसके क्या थे? प्रमुख सिद्धांत थे। हम इनको प्रमुख सिद्धांत का भी नाम दे सकते हैं इनके एलिमेंट्स को। जैसे आपका ये था पीढ़ियों के बीच समानता थी, जिसको हम बोलते हैं इंटरजेनरेशन इक्विटी। जो ये इंटरजेनरेशन इक्वलिटी है, इसका मतलब क्या है? जो वर्तमान पीढ़ी है, आज की हमारी जनरेशन है, इसको जो हमारी फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। फिर जैसे हमारा आ गया वर्तमान समाज की भाई समानता की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसने क्या बात की? यहाँ पे बात की कि जो आज की पीढ़ी में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। फिर जैसे आपका ये आ गया था भाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या इकोनॉमिक ग्रोथ की इसने बात की, तो यहाँ पे था विकास योजनाओं में पर्यावरण को शामिल करना चाहिए, संसाधनों का सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग में प्राकृतिक संसाधनों का भाई एक यूज करना चाहिए ढंग से। यही इसके क्या थे? सिद्धांत भी, इसके एलिमेंट्स भी और इसकी अवधारणाएं भी यही हैं समान, ठीक है। जैसे आपका आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। पॉवर्टी इज अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो हमारा ये है, इसके कुछ पर्यावरणीय मुद्दे थे। क्या पर्यावरण मुद्दे थे इसके? जैसे जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, वनों की कटाई बढ़ती जा रही है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसका नुकसान होता जा रहा है, ओजोन लेयर का भी नुकसान हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। और विकासशील देशों के लिए क्या सुझाव दिया गया? भाई जो गरीबी उन्मूलन है बिना पर्यावरण क्षरण के उसको उठाया जाए, जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाए और शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अभी देखो जैसे गरीबी, और आप अगर पर्यावरण की बात करो, जो इसने बात कह दी ना, ये गरीबी उन्मूलन बिना पर्यावरण शरण के, तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया कि गरीबी जो है, जो पॉवर्टी है, ये भी पर्यावरण विनाश का एक सबसे बड़ा कारण है। गरीब लोग जीविका के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने इसी बात का लिए कहा है कि जो गरीबी उन्मूलन है,
ये क्या है? इक्वल टू पर्यावरण संरक्षण है। क्या है ये? गरीबी उन्मूलन, एक तरह से ये लगा लो पर्यावरण का ही संरक्षण है। जैसे विकसित देशों को क्या सुझाव दिया गया? विकसित देशों को यहाँ पे सुझाव दिया गया जो भाई अति उपभोग होते जा रहे हैं हमारे संसाधनों का, उसका कम यूज करो, प्रदूषण में कमी लेके आओ, स्वच्छ तकनीक का हस्तांतरण यानी कि उसको ट्रांसफर करो, विकासशील देशों की वित्तीय सहायता करो, फाइनेंशियली सहायता करो। अगर हम इसमें बात करें जनसंख्या और विकास की, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट की बात करें, तो जो तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है भाई, उससे संसाधनों पर दबाव तो बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो इस रिपोर्ट ने ना जनसंख्या नियंत्रण को भी सतत विकास का आवश्यक घटक माना है, जनसंख्या नियंत्रण को भी। और अगर हम बात करें कि भाई जैसे इसमें ये कहा है अति उपभोग पर नियंत्रण करो, यानी कि एनर्जी एंड इंडस्ट्री की इसमें बात करें, तो इसने ये कहा कि जो हमारी गैर नवीनीकरण ऊर्जा है उनको, उन स्रोतों को आप क्या करो भाई, सीमित करो, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को। इस रिपोर्ट पे जोर दिया इन्होंने कि इन्होंने कहा कि जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है इनको बढ़ावा दो। किसको बढ़ावा दो? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दो, रिन्यूएबल एनर्जी को। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दो, स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा दो। अगर हम इसमें अगर ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करें तो पर्यावरण समस्याएं सीमाओं को नहीं मानती। जो हमारे एनवायरमेंटल, कोई भी कहीं भी किसी देश में आग लगी या कुछ भी लगी है बहुत बड़े लेवल पे, तो एनवायरमेंट ये थोड़ी देखेगा कि उनका धुआं है तो इस बाउंड्री से बाहर नहीं आएगा। अब मान लो भाई पाकिस्तान में परमाणु बम फूट जाए, ठीक है भाई, देखो मान लो फूट गया, तो ये वहां जो नुकसान हो रहा है जरूरी थोड़ी ना है कि भाई वो हमारी एलओसी को क्रॉस ही ना करे। ठीक है, कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, आपका पंजाब हो गया, इन हिस्सों में भी, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन हिस्सों पे भी तो उसका नुकसान देखने को मिलेगा। हमारा जो सी वाटर सिस्टम है उस पर भी नुकसान होगा, अफगानिस्तान को भी नुकसान होगा, वहां चाइना को भी नुकसान होगा। तो जो पर्यावरण समस्याएं हैं ये सीमाओं को तो नहीं मानती ना। विकसित देशों की जिम्मेदारी इसमें अधिक होती है। विकसित देशों को जैसे भाई अपनी जो टेक्निक है उनको बताना चाहिए दूसरों को, फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए, उनकी जो नॉलेज है उसको शेयर करना चाहिए। तो अगर हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो जो आपका रियो अर्थ स्मिथ है, इसके नेक्स्ट ही करेंगे 1992, इसका ये बेस है कौन सी? ब्रेटलैंड रिपोर्ट। इसमें आपके एजेंडा 21 की वैचारिक नींव भी इसी पर रखी गई थी। और जो आपका UNFCCC है या CBD है, ऐसे समझौतों का एक ये मार्ग प्रशस्त है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वैश्विक नीति का हिस्सा बनाया गया, यानी कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको वैश्विक पहचान मिली, ग्लोबलाइजेशन हुआ इसका। आगे चलकर जैसे आपकी रियो स्मिथ हुई 1992 में, एजेंडा 21 आई, या जो आपके SDGs गोल्स थे, यानी कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स थे 2015 की, उसकी नींव किसके आधार पर पड़ी है? आपके ब्रेटलैंड रिपोर्ट के आधार पर पड़ी है। ये नहीं है कि भाई इसमें सब अच्छी चीज हुई, इसमें कुछ इसकी आलोचना भी हुई है, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। जैसे है ना, ये माना गया कि जो ये अवधारणा है ब्रेटलैंड रिपोर्ट की, ये बहुत आदर्शवादी मानी गई और इसका जो व्यवहारिक क्रियान्वयन है वो भी बहुत टफ था। विकासशील देशों के ऊपर ये आर्थिक दबाव का भी रीजन था, ऐसे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है भाई, ब्रेटलैंड रिपोर्ट कब आई? 1987 में आई। इस रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ग्रो हार्मन ब्रेटलैंड थे। इसकी अवधारणा क्या थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थी। सबसे प्रसिद्ध परिभाषा इन्होंने क्या दी? सतत विकास की दी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट है 1987 की, इसने दुनिया को क्या समझाया? ये समझाया कि विकास जरूरी है, लेकिन उस विकास के लिए प्रकृति को नष्ट करके कोई फायदा नहीं है। विकास जरूरी है लेकिन प्रकृति को नष्ट करके कोई विकास नहीं हो सकता। प्रकृति को भी बचाओ और विकास भी करो, इसमें ये बात की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट सम्मेलन कौन सा है? नेक्स्ट सम्मेलन हुआ था हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, कौन सा? रियो सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम क्या कहते हैं? रियो अर्थ स्मिथ 1992।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, UNCED 1992, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो हमारा ये रियो सम्मेलन है ये कब आयोजित हुआ, 1992 में ये आयोजित हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन का पूरा नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। इसे आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, इसे नॉर्मली हम बोलते हैं अर्थ समिट। क्या बोलते हैं, अर्थ समिट 1992। क्या बोलते हैं, अर्थ समिट 1992, ऐसे नॉर्मल बोलते हैं हम इस चीज को। जो हमारा ये समिट हुई थी, ये सम्मेलन हुआ था, ये किस पे हुआ था, पर्यावरण संरक्षण और विकास को एक साथ जोड़ने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक प्रयास था। और ये किस जगह पर हुआ, ये हुआ आपके रियो डी जेनेरो में हुआ था, कहां पर, ब्राजील में। और किस वर्ष हुआ, 3 से 14 जून 1992 को हुआ। कब हुआ, 3 से 14 जून 1992 तक चला। ठीक है, और जो हमारा ये रियो सम्मेलन है, इसका बैकग्राउंड क्या था, अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, तो जो हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972, एक तो इसके 20 वर्ष बाद आयोजित हुआ, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट 20 ईयर्स के बाद आयोजित हुआ, 72 टू 92, 20 ईयर हो गए। और जो हमारी ब्रेटलैंड रिपोर्ट थी 1987, जो हमारी अवर कॉमन फ्यूचर में दी गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को लागू करने के लिए यहाँ पर सिफारिश की गई थी। उन सिफारिशों के आधार पर इस समिति को किया गया था। अब हम बात करें कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो सबसे पहला तो वही जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको भाई ग्लोबलाइजेशन करना, यानी कि सतत विकास को वैश्विक स्तर पर लागू करना, आपका जो पर्यावरण संरक्षण है और हमारा आर्थिक विकास में संतुलन बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग होना, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वनों की सुरक्षा करना, यही क्या थे इसके मुख्य उद्देश्य थे। पर्यावरण संरक्षण और विकास में संतुलन, या इसको आप आर्थिक विकास भी कह सकते हो, आर्थिक विकास में सम्मेलन। ठीक है, आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वैश्विक नीति बनाना, पर्यावरणीय समस्याओं पर वैश्विक सहयोग देना, उत्तर दक्षिण जो हमारी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है उनमें असमानताओं को कम करना, क्लाइमेट चेंज पर बात करना, क्लाइमेट चेंज पर यानी कि जलवायु परिवर्तन पर बात करना, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना और वनों की सुरक्षा करना, यही क्या थे, ये थे इसके उद्देश्य। जो इसमें आपका रियो सम्मेलन हुआ था, इसमें कुछ उपलब्धियां हुई थी। चलो उपलब्धियों से पहले हम इसकी भागीदारी देखते हैं कि इसमें क्या क्या भागीदारी थी। इसमें आपके 178 देशों ने भाग लिया, 100 प्लस राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख हैं, उनमें से हजारों एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। अगर हम अब बात करें मेन आउटकम्स ऑफ रियो समिट की, यानी कि रियो सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें, तो इसकी कुछ उपलब्धियां हैं। जैसे फर्स्ट तो हमारा जो रियो डिक्लेरेशन था, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का, इसके अंतर्गत आपके 27 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। इसमें 27 सिद्धांतों की बात की गई, जैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, प्रिक्यूशनरी प्रिंसिपल्स हो गए, या पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल हो गया, CBDR था जो आपका कॉमन बट डिफरेंटेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। ठीक है, जो आपका CBDR है ये क्या काम करता है, जो ये CBDR है ये होता है, इस पे विकसित जो देश होते हैं उनकी जिम्मेदारी अधिक होती है। इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए गए, जैसे आपका एक तो मानव केंद्रित विकास हो गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गए, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल हो गया, कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जिसको हम CBDR बोलते हैं, और जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इसकी बात की गई। और जो हमारा ये CBDR है ये किस पे ज्यादा होता है, जो आपके विकसित देश होते हैं ना, विकसित देश, इन विकसित देशों की जिम्मेदारी इस पर ज्यादा होती है। CBDR पहली बार रियो 1992 में स्पष्ट रूप से अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, स्पष्ट रूप से रियो सम्मेलन 1992 में अपनाया गया था। इसमें 21 एजेंडाज की बात की गई थी, जो आपके 21वीं सदी
के लिए कुछ एक्शन प्लान बनाए गए थे, कुछ कार्य योजना बनाई गई थी, जिसमें आपके 40 अध्याय थे। कितने सब्जेक्ट्स थे? 40 अध्याय थे, 40 चैप्टर्स थे। इन चैप्टर्स पर बात की गई थी। जैसे आपका गरीबी उन्मूलन आ गया, वनों की सुरक्षा, जल प्रबंधन, शहरी विकास या महिलाओं और बच्चों की भूमिका, इस टाइप की चीजें इसमें आई थी। इन जो चैप्टर्स थे, जैसे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट बनाया गया इसमें। फिर देखो इसमें एजेंडा 21 की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोड मैप बनाया गया, लोकल और ग्लोबल स्तर तक की योजनाएं बनाई गई। जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था इसमें, जो आपका जलवायु परिवर्तन का था ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसको हम किसके द्वारा दिया गया था? ये UNFCCC 1992। UNFCCC क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य ही क्या था? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक ढांचा था। ये उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस को नियंत्रित करना। आगे चलकर यहाँ पे आपका क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 का, और पेरिस एग्रीमेंट जो आपका 2015 का था। 20 का नहीं, 2015 का था। ठीक है, बाद में जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल आया, पेरिस एग्रीमेंट आया, ये इसी के अकॉर्डिंग आया था, UNFCCC, जब ये आपका कन्वेंशन आया था। फिर जैसे इसमें आपका बायोडाइवर्सिटी का था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? CBD। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता सम्मेलन आया। इसमें क्या बात की गई भी? जैव विविधता का संरक्षण कैसे हो, जैव संसाधनों का सतत उपयोग कैसे हो, और उनके लाभों का समान वितरण कैसे हो। इस चीज को भारत ने कब अपनाया था? CBD को, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भारत ने कब स्वीकार किया था? भारत ने इसको 1993 में स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था CBD को? भारत ने 1993 में स्वीकार किया था। उसके बाद जैसे इसमें बात की गई फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की, यानी कि वन सिद्धांत की, भाई वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए क्या काम होने चाहिए। कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था ये। ठीक है, वैसे तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। और वनों के संरक्षण और प्रबंधन की इसमें दिशा निर्देशन की बात की गई। जो आपका रियो सम्मेलन था, इसमें कुछ जो एजेंडा की बात की गई थी, जैसे इसमें 21 एजेंडा थे, जिसमें आपका सामाजिक और आर्थिक आयाम की बात की गई, संसाधनों के संरक्षण की बात की गई, प्रमुख समूहों की भूमिका की बात की गई, कार्यान्वयन के साधनों की बात की गई। अगर हम इसमें भारत की भूमिका देखें तो सतत विकास का समर्थन किया गया भाई, CBDR सिद्धांतों पर जोर दिया गया, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन की इसमें मांग की गई थी। जैसे हमारे जो विकसित देश या विकासशील देशों की अगर हम इसमें बात करें तो जैसे विकसित देश है, इसमें कहा गया भाई तकनीकी और वित्तीय सहायता करनी पड़ेगी, अधिक प्रदूषण की जिम्मेदारी लोगे। और विकासशील देशों के लिए बोला गया भाई विकास का अधिकार आप लोगों को भी है और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास भी आप लोग करो। अगर हम इसके महत्व की बात करें, रियो सम्मेलन के हम इंपॉर्टेंस की बात करें, महत्व की बात करें, इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो इसमें पर्यावरण को वैश्विक एजेंडा बनाया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू किया गया था, क्लाइमेट चेंज पर एक वैश्विक चर्चा हुई थी इसमें। और आगे जाके जैसे आपका जोन्सबर्ग स्मिथ आए थे 2002 में, रियो 20 आया था 2012 में, या हमारे SDGs जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2015 के, यहाँ इसकी नींव पड़ी थी रियो सम्मेलन से। तो हम इसमें क्या कह देंगे भी, पर्यावरण और विकास को जोड़ा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वैश्विक एजेंडा बनाया गया, और क्लाइमेट चेंज पर वैश्विक चर्चा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून को मजबूती से बनाया गया। अगर हम इसकी आलोचना की, क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, कानूनी बाध्यता की इसमें कमी रही थी, और विकसित देशों को कम वित्तीय सहायता दी गई, और इसके जो अमल में ना इसकी गति भी बहुत धीमी थी, यानी कि कई समझौते गैर बाध्यकारी थे, वित्तीय सहायता अस्पष्ट थी, और डेवलप्ड देशों की प्रतिबद्धता कम थी। अगर हम बात करें कि भी हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि जो हमारा रियो सम्मेलन था ये कब आया था, हम कह देंगे 1992 में आया था, जिसको हम रियो अर्थ सम्मेलन बोलते हैं। किस जगह पे आया था? रियो डे जेनेरियो, ब्राजील में। सम्मेलन
किसके द्वारा करवाया गया? यूएनसीईडी अर्थ स्मिथ भी इसको हम बोलते हैं। इसके प्रमुख दस्तावेज कैसे थे? जैसे रियो डिक्लेरेशन होगी, एजेंडा 21 होगी, यूएनएफसीसी हो गया और आपका सीबीडी हो गया। अगर हम बात करें इसका कंक्लूजन क्या है, हम कह देंगे जो रियो सम्मेलन 1992 है, इसने दुनिया को क्या सिखाया कि पर्यावरण की रक्षा के बिना विकास भी क्या है भाई, अधूरा है। अभी बार बार में एक चीज आ रही थी एजेंडा 21, तो समझो ये एजेंडा 21 है क्या? एजेंडा 21 एक वैश्विक कार्य योजना यानी कि एक एक्शन प्लान है। यह 21वीं सदी में जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको लागू करने के लिए बनाई गई थी एजेंडा 21। कब और कहाँ अपनाया गया? वही 92 में रियो कॉन्फ्रेंस अर्थ स्मिथ में इसको अपनाया गया। किस जगह पे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 21 का अर्थ क्या है? 21 का अर्थ है 21वीं सदी, ना कि 21 एजेंडा या 21 देश। क्या है इसका मीनिंग? 21 एजेंडा का मीनिंग क्या है? 21वीं सदी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? पर्यावरण का संरक्षण करना, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और हमारा जो सोशल जस्टिस है उसका संतुलन बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग होना और गरीबी उन्मूलन का काम करना। जो हमारा एजेंडा 21 थे इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? वायु, जल और मृदा संरक्षण करना, वनों और जैव विविधता की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, मानव बस्तियां और शहरी विकास पर काम करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन भागीदारी को बढ़ावा देना। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसके अंतर्गत जो आपका एजेंडा 21 था, मैंने बताया था आपको कि इसमें 40 अध्याय यानी कि 40 चैप्टर्स की बात की गई थी। उन चैप्टर्स को भी 4 ब्लॉक्स में बांटा गया था, 4 खंडों में बांटा गया था, 4 पार्ट्स किए गए थे। कौन कौन से वो पार्ट्स थे? जैसे सामाजिक और आर्थिक आयाम पे, विकास के संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन पे, प्रमुख समूहों की भूमिका जैसे महिला, युवा, एनजीओज एक्सेट्रा, कार्यान्वयन के साधन, वित्त, तकनीक, शिक्षा पर। अगर इसकी प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या है? कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं था। दिस इज नॉट ये क्या था? नॉट बाइंडिंग। ठीक है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। हम इसको कह सकते हैं बाउंड नहीं था। ये क्या नहीं था? बाउंड नहीं था किसी भी देश के द्वारा। देशों की स्वेच्छा से अपनाने की इसकी सिफारिश की गई थी। इसके अगर हम लोकल एजेंडाज की बात करें तो एजेंडा 21 का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन करना, शहरों, पंचायतों और नगर पालिकाओं की इसमें भूमिका बड़ी। अगर हम भारत और एजेंडा